हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 10 होगा हमारा। किस चीज़ का भाई? पॉलिटी का। ठीक है, तो आज हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह पढ़ रहे थे, जो भी हम लोग आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे थे, उसी को थोड़ा सा आगे इसमें बस थोड़ी बहुत जानकारी लेना है कि भाई ये कौन सा आर्टिकल से कौन सा रिलेटेड है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताकर चलूँगा। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हमने बहुत सारे राइट्स के बारे में डिस्कस करा था, है ना। और ख़ास कर अगर हम लोग देखा जाए तो अब जो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत बड़ा एक केस हुआ था भाई फंडामेंटल राइट्स को लेकर, जो कि है केशवानंद भारती केस, है कि नहीं। केशवानंद भारती केस में एक बहुत बड़ा जो, अगर आप देखा जाए, केशवानंद भारती केस था स्टेट ऑफ केरला के मतलब के लिए, या फिर स्टेट ऑफ केरला जो है उन्होंने कानून पारित करा था कि भाई जो भी वहाँ के लैंड रिफॉर्म होंगे, मतलब जो भी वहाँ के लैंड होंगे, ज़मीन होंगे, वो सरकार किसी से भी ले सकती है। ठीक है, तो इसके खिलाफ जो है वो केशवानंद भारती जी, जो कि एक तरीके से उनका बहुत बड़ा मठ था भाई केरल में, तो उन्होंने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक राइट टू प्रॉपर्टी था। क्या था भाई? राइट टू प्रॉपर्टी। याद रखना, भी आगे आगे हम लोग अगर डिस्कस करेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक तरीके से मतलब संपत्ति का अधिकार, मतलब आप संपत्ति छीन नहीं सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। बाद में चलकर ये जो है 1979 के आसपास में मोरारजी देसाई की सरकार में इन्होंने ख़त्म कर दिया और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको लीगल राइट बना दिया। अब देखो, राइट जो फंडामेंटल राइट रहता है, कोई अधिकार रहता है जो दिया गया संविधान के द्वारा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, उसको एक तरीके से लीगल बना दिया। अब लीगल राइट का उतना बड़ा महत्व नहीं हो जाता जितना आप एक तरीके से फंडामेंटल राइट का कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी। और केशवानंद भारती केस एक बहुत बड़ा केस हुआ जिसमें ये बात बोला गया कि भाई आप संविधान के मूल ढांचे से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। शुरुआत केस में बोला गया भाई कि हाँ आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं, बाद में बोला गया कि आप नहीं चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस आया और उसमें जो है कि कुछ भी आप चेंज करिए, अमेंडमेंट करिए, असीमित नहीं कर सकते हैं, आप सीमित दायरे में करेंगे। और जो भी आप एक तरीके से जो भी अमेंडमेंट करेंगे या जो भी आप संशोधन करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्लियामेंट करेगी उसको रिव्यू कर सकती है डायरेक्टली कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये बोला गया कि आप मूल ढांचा में, मतलब क्या है, एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी बदलाव या छेड़छाड़ लगा सुप्रीम कोर्ट को, तो वो एक तरीके से खारिज कर सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें थी जिसको समझना, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्टली कहाँ पर जा सकते हैं भाई? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमने कुछ तो डिस्कस करे थे, अब आगे आज डिस्कस करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। इसको हम बोलते हैं रिट पिटिशन फाइल करना। क्या बोलते हैं भाई? रिट पिटिशन फाइल करना। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स हो गया। और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर जो 20 है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20। अब यहाँ पर समझो, एक बार देखो भाई आर्टिकल नंबर 20 क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला गया द प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस। क्या बोला गया है कि कोई भी आपने ऑफेंस करा है तो उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इट ग्रांट अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन वेदर द सिटीजन, फॉरेनर और अ लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन। कोई भी एक्सेसिव पनिशमेंट के दायरे के लिए वो क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है, वो आपका अधिकार है। और यहाँ बोला गया दो कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड और एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ अ लॉ इन द फोर्स। अगर वो लॉ का वायलेशन किया है तभी उसको एक तरीके से पनिश कर किया जा सकता है। आप ऐसे किसी को उठा के किसी भी तरीके का उल्टा पुल्टा इल्जाम लगा के नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमीशन और एक्ट नॉट द सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। और जितना लॉ में बोला गया, जितना कानून में बोला गया, उससे ज़्यादा आप एक तरीके से क्या कि उससे पेनल्टी वगैरह नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया कि एक तरीके से जो भी चीज़ हो
वो आप कानून के दायरे में रहकर करेंगे। वो हमारा आर्टिकल नंबर 20 जो होता है वो एक तरीके से बोलने का काम जो है वो करता है। ठीक है, याद रखना है दो चीज़ें, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड इन ऑफेंस, और दूसरा क्या है कि आप उतना ही पेनल्टी लगाएंगे जितना एक तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है ये देखो, अब क्या बोला, नो डबल जियोपार्डी और नो पर्सन शैल बी, क्या बोला, क्या प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। देख रहे हो, जैसे मान लो कि एक बार हम लोग बोले कि भाई एक आदमी है, एक इंसान है, उसने क्या करा है, कोई लॉ को ब्रेक करा है। ठीक है, लॉ ब्रेक करा है। अब लॉ को तो ब्रेक करा है, अब लॉ को ब्रेक करने के बाद उसको एक बार पनिश हो गया, मतलब एक बार पनिशमेंट मिल गया, फर्स्ट बार पनिशमेंट मिल गया भाई, वो जेल चला गया 2 साल या 3 साल जितना भी लिखा हुआ था, 2-3 साल जेल चला गया। उसके बाद उसी चीज़ के लिए आप दोबारा उसको जेल या दोबारा उसको पनिश नहीं कर सकते हैं। तो ये साफ साफ बोला गया। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल नंबर 20 में। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमेशन और नो पर्सन शैल एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड और विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि अपने खिलाफ अपने विटनेस के रूप में काम नहीं कर सकते, आपको एक तरीके से चाहिए होगा कोई ना कोई जो कि आपको विटनेस के रूप में दे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ अ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या प्रोटेक्शन देता है भाई, आपको प्रोटेक्शन देता है आपके लाइफ के ऊपर और पर्सनल लिबर्टी, कि आपको एक लिबर्टी होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। ठीक है, और अपनी पर्सनल लाइफ अपने हिसाब से आप जी सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, क्या राइट टू एक तरीके से हमारा पर्सनल लिबर्टी है, तो हम लोग जो भी कुछ करेंगे वो करते जाएंगे ना, लेकिन आपको एक लॉ के दायरे में ही आके करना है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी आप कर रहे हो, देश को बदनाम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। It declared that no person shall be deprived of the life and a personal liberty except according to the procedure established by the law। वही बोला गया कानून के हिसाब से। This right is available to the both citizen and the non-citizen। जो भी सिटीजन है, नॉन सिटीजन है, उन दोनों के लिए एक तरीके से ये लायबल है। अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में घूमने आता है तो उसकी भी लाइफ जो है, जो एक तरीके से उसकी लाइफ को सुरक्षा देना किसका जिम्मेदारी है भाई, हमारे देश के कानून का जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और चीज़ों को आप समझ सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ आगे देखो भाई, अब इस स्कोप आर्टिकल 21 में जो है स्कोप को बढ़ाया गया था, स्कोप को बढ़ाया गया। अब क्या क्या स्कोप को बढ़ाया गया वो देखते हैं थोड़ा सा फटाफट हम लोग। अब स्कोप को तो बढ़ाया गया, उसमें क्या क्या स्कोप है। अब देखो, द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ in the various judgment and declared the following right as a part of article 21। बहुत बार हुआ है, बहुत सारे केसेस निकल के आते हैं, उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो चेंजेस भी करती हैं कि क्या क्या अधिकार है, क्या क्या, जैसे राइट टू प्राइवेसी आपने देखा होगा, है कि नहीं। तो एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को अमेंड करते रहती है सुप्रीम कोर्ट, और मतलब जज बाय जज आते रहता है और वो चीज़ें इंक्लूड होते रहती है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पर अगर देखा जाए बहुत अच्छे कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है जो आर्टिकल 21 में, तो बोला गया राइट टू लिव विद अ ह्यूमन डिग्निटी, इज्जत से। भाई हमें इज्जत चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपको हमेशा बेइज्जत कर रहा है, जिसका मतलब क्या है, आपका अधिकार है कि आपको इज्जत मिले। ठीक है, क्लियर। दूसरा, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, कि आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट में जीने का अधिकार है, एक अच्छे इन्वायरमेंट जहाँ पोल्यूशन फ्री हो, वाटर हो, एयर हो, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हैजार्डस इंडस्ट्री। तो इसीलिए देखना कि बहुत सारे लोग कभी जब शहर के बीच में जब फैक्ट्री वगैरह लग जाता है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा अधिकार है भाई कि खुले वातावरण में, अच्छे वातावरण में हमारे रहने की एक तरीके से अधिकार है। आर्टिकल 21 ही हमें अधिकार देता है कि हम पोल्यूशन फ्री रहें, वाटर मतलब पानी की व्यवस्था सही तरीके से हो, वहाँ का हवा साफ हो, और एक तरीके से प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हजार्डस इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री वगैरह लगा रहे हैं आप, तो अगर वो इंडस्ट्री किसी को हार्म नहीं कर रहा है, वैसे इंडस्ट्री तो लगभग समय उसमें से जो पोल्यूशन निकलता है, एयर पॉल्यूटेंट्स निकलता है, वो हार्म ही करता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि एक तरीके से आपको इंडस्ट्री
देख कर चलना है, या इंडस्ट्री को इस हिसाब से स्टैब्लिश करना है जिससे लोगों को परेशानी ना हो, नहीं तो वो अपने राइट्स का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से याचिका दायर कर सकते हैं। तीसरा बोला गया राइट टू लिवलीहुड, आपको मतलब जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है उसको आपका अधिकार है भाई, वो आप कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी, देख रहे हो, तो अगर कोई पूछेगा ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है। तो अगर आप सिंपल सी बात बोलेंगे तो आर्टिकल 21 कि आपको राइट टू प्राइवेसी है, मतलब आपको मान लो कि आपके माँ बाप आपको दखल अंदाजी दे रहे हैं, या फिर मान लो कि माँ बाप छोड़ो, या फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें प्राइवेसी नहीं दिया जाता है लोगों को, एक सेपरेट चीज़ नहीं माना जाता है, या फिर एक सेपरेट, जैसे हम लोग बोलते हैं यार कि हमें अब अलग कमरा चाहिए, मतलब हमें प्राइवेसी चाहिए, अपना जीवन जीने का अधिकार है, हमेशा रोक टोक ना करने वाला हूँ। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू शेल्टर कि आपको एक घर, मतलब आपको रहने के लिए छत हो, वो आपका अधिकार है, राइट टू शेल्टर। राइट टू हेल्थ इसीलिए बोला गया कि ये राइट टू शेल्टर के तहत ही प्रधानमंत्री आवास योजना जो होता है वो सब एक तरीके से दिया जाता है, ताकि सबका अधिकार है भाई, गरीब को भी जीने का अधिकार है, गरीब को भी छत का अधिकार है। सेम उसी तरीके से हेल्थ, जो हॉस्पिटल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो फ्रीली प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, ठीक है, आयुष्मान भारत, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल बहुत होता है भाई, ठीक है, बहुत इस्तेमाल होता है गलत, ठीक है। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, आपको 14 ईयर्स ऑफ एज जो है आपके लिए फ्री एजुकेशन है, और इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ऐड किया गया है कि आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, ठीक है। अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, पहले कितना था भाई फंडामेंटल, ये तो राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारा कितना था पहले 10 था, ठीक है, 10 था, और उसको 11 किया गया 2002 में, और उसमें जोड़ा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को आपको एजुकेशन देना आपका कर्तव्य है, आपको देना पड़ेगा उनको, ताकि वो एक एजुकेशन ले पाए, ठीक है। तो याद रखना राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू, राइट से आपका भाई एजुकेशन का, वो आर्टिकल नंबर 21 में, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं राइट टू फ्री लीगल एड कि अगर आपने कोई भी कोई केस है, मुकदमा है, कुछ भी रिलेटेड, तो अगर उसमें आप सही थे तो आपको एक प्रॉपर एड दिया जाए, एक जो मतलब एक रकम दिया जाए जिसके थ्रू आप एक तरीके से अपनी लॉस की भरपाई कर पाएँ, उसके लिए भी एक तरीके से किया जा सकता है। राइट अगेंस्ट सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है, कन्फाइनमेंट। उसके बाद राइट टू स्पीडी ट्रायल, आपको स्पीडी ट्रायल करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों का जो है अधिकार आपको दिया जाएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है और समझ के भी चलना है। क्लियर हो गया यहाँ तक समझ में आ गया। राइट टू स्पीडी ट्रायल तक, या फेयर ट्रायल भी हो सके, क्लियर यहाँ तक। चलो भाई आगे देखते हैं, थोड़ा कुछ और है इसमें, क्योंकि बहुत सारे राइट्स जोड़े गए थे आर्टिकल 21 में, तो आर्टिकल 21 थोड़ा सा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सब आर्टिकल 21 है भाई, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट हैज एडेड, सुप्रीम कोर्ट हैज एडेड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज एडेड, ठीक है। उसको बताते हैं के में आ जाओ भाई। के में क्या है, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, ठीक है, हैंड कफिंग CUFFING, थोड़ा सा आप लोगों के लिए काम है, सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा सा जरूर सर्च कीजिएगा कि आपका हैंड कफिंग का अधिकार है, ठीक है, ये चीज़। राइट अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रीटमेंट, आपको इंसान के जैसा ट्रीटमेंट करना है, जैसे देखते हो बहुत बार क्या होता है, ये चीज़ मैंने होमवर्क दे रखा है भाई, याद रखना, ठीक है। आप कभी भी आप इसको पढ़ो, ठीक है, तो एक तरीके से उसको देखो क्या है, उसको हिंदी में जाकर सर्च करो, मजा आएगा, ठीक है। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट कि जैसे मान लो कि कोई पुलिस थाने में बंद है, ठीक है, पुलिस थाने में बंद है, अब अगर पुलिस उसको सही ट्रीटमेंट नहीं दे रही, मतलब बहुत मार रही है, पीट रही है, इसका मतलब क्या, उसको इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा, जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ भी कंप्लेंट किया जा सकता है। अगर अच्छा प्रूफ रहता है तो वो जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व रहता है वो ऑफिसर का लंका लग जाता है भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट अगेंस्ट मतलब कि अगर कोई भी एग्जीक्यूशन आपका डिले हो रहा है
ठीक है, तो उसका राइट है कि आप उसको जल्दी से जल्दी करा पाए। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, कि आपको अधिकार है कि आप बाहर जाके ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, कि बॉन्डेड लेबर मतलब आप को कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग नहीं करा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर बहुत सारे पहले होता था ना कि आपने भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, ठीक है, आपने एक बंदा है वो लेबर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, ठीक है, लेबर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये मान लो कि ये ओनर है और ये लेबर है, इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, भाई 10 साल तक तुम मेरे अंदर काम करोगे। लेकिन अब ये सही तरीके से मुआवजा इसको नहीं दे रहा है, ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई तू काम कर, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन कर दूंगा। तो बहुत सारे लेबरर को पता ही नहीं होता ये बात, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है कि राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, अभी हमने बताया किसी को अगर कस्टडी में ले रहे हो और उसके बाद जेल में, एक तो ये हो गया डिले, मतलब अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, कि अगर आप रोड वगैरह पर किसी को पकड़ जैसे तैसे करके ले जा रहे हो, प्रॉपर तरीके से नहीं ले जा रहे हो, मार रहे पीट रहे हो। और दूसरा क्या हो गया कस्टोडियल हरासमेंट, कि आप कस्टडी में लेकर, पुलिस बहुत बार कस्टडी में लेकर बहुत मारती पीटती है, तो वो सब सारी चीज़ें, ठीक है। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, आपका अधिकार है कि इमरजेंसी मेडिकल एड मिले आपको। राइट टू अ टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको टाइमली ट्रीटमेंट मिले, बाद में पैसे वैसे का जो होगा जो देख लिया जाएगा। राइट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ द स्टेट ऑफ द, मतलब कोई भी स्टेट से आप बाहर जाकर रह सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ठीक है। राइट टू बी अ फेयर ट्रायल, आपका जो भी आपने एक तरीके से कोई भी केस कर रहा है उसका फ्री ट्रायल आपका अधिकार है और वो होना चाहिए। राइट टू अ प्रिजनर टू हैव अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कि जो भी प्रिजनर है, मतलब जो भी प्रिजनर का मतलब सिंपल सा कि जो भी कैदी है वो एक तरीके से, इसलिए देखना कि कोई भी जेल में अगर प्रिजनर रहता है, कैदी रहता है, वो क्या रहता है, प्रिजनर रहता है, वो क्या है, उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ खाना वगैरह सब मिलता है और कमाने की व्यवस्था भी मिलती है, ठीक है, तो याद रखना। राइट ऑफ अ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद अ डिसेंसी एंड डिग्निटी, वुमेन को भी अधिकार है कि वो अपनी डिसेंसी और डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ वो जीवन को जिए। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, पब्लिक हैंगिंग के खिलाफ भी एक तरीके से राइट है आपके पास। राइट टू हियरिंग है, आपको सुना जाए। राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया जाए। राइट टू रेपुटेशन और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A एक तरीके से डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, तो याद रखना राइट ऑफ एजुकेशन जो 21A में, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में। तो राइट टू एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स करता है, अभी हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21A के बारे में। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़े से आप देख सकते हैं कि ये सब सारे राइट्स हैं जो कि आपको दिए गए हैं, बस एक बार गो थ्रू करके चलिएगा ताकि आपको एक पूरे तरीके से एक नॉलेज प्राप्त हो जाए, ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान लगने लगे जब आप आगे थोड़ा सा फर्दर देखोगे, ठीक है। आगे आ जाए भाई, अब देखो राइट टू एजुकेशन क्या बोला गया भाई, राइट टू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में, 21 के ए पार्ट में क्या करता है भाई, आर्टिकल 21 देखो आर्टिकल 21A क्या बोलता है हमें राइट टू एजुकेशन के बारे में। आर्टिकल 21A डिक्लेयर दैट अ स्टेट शैल प्रोवाइड अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन। तो अगर बोला जाए स्पेसिफिकली राइट टू एजुकेशन के बारे में आर्टिकल 21A में डिक्लेयर किया गया। क्या डिक्लेयर किया गया, स्टेट शैल प्रोवाइड, कि 21A आर्टिकल 21A में डिक्लेयर ये किया गया है किस तरीके से जो एजुकेशन है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। क्या प्रोवाइड किया जाए, फ्री एजुकेशन। अगर एजुकेशन प्रोवाइड, चलिए देखो सरकारी स्कूल खोलना मैंडेटरी है क्योंकि गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इतना महंगा हो गया भाई, तो गवर्नमेंट स्कूल्स जो होगा वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ताकि उनको एक समान एक अच्छे से, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए उतना दिमाग हो जाए कि वो पढ़ लिख सके आराम से, ठीक है, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। डिक्लेयर या फिर आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स ऐसे कर लो दैट स्टेट शैल प्रोवाइड अ फ्री एंड कंपलसरी, देखो याद रखना कंपलसरी एजुकेशन है 6 से 14 साल इन सच अ मैनर दैट स्टेट में डिटरमाइन, जिस तरीके से स्टेट चाहता है, ठीक है, याद रखना। Thus this provision make only the elementary education or the fundamental rights
नॉट द हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। याद रखना कि इसमें जो है सरकार ने ये बोला कि जो इसका एलिमेंट्री एजुकेशन एक एलिमेंट्री एजुकेशन होता है और एक हायर एजुकेशन होता है, ठीक है, एक हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मतलब क्या बोला गया भाई, दिस प्रोविजन मेक्स ओनली द एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट के दायरे में रखा गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के दायरे में रखा गया। क्या बोला गया, फंडामेंटल राइट्स के दायरे में। जो हायर एजुकेशन है एंड नॉट द हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है जैसे कि आप देख लो बीए हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है, बीएड हो गया, ये सब सारी चीज़ें हायर एजुकेशन। और अगर बोला जाए प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन जो भी होता है, ठीक है, उसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। और वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये बात हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था 86 अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। इसको एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसको जोड़ा गया था। हम लोग देखेंगे ड्यूटीज जब देखेंगे। क्लियर, तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ भाई, आगे क्या, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 देखना यहाँ पर क्या बोला गया भाई। आर्टिकल 22 में आर्टिकल 22 में बोला गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्या आर्टिकल 22 आपको ये अधिकार देता है, मतलब आपको एक अधिकार या बोला जाए आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन अ कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड of the grounds for such arrest, nor shall be denied the right to consult and to have defend by the legal practitioner of his choice। क्या बोला गया, कोई भी पर्सन को आप बिना उसको बताए आप अरेस्ट करके डिटेन करके कस्टडी में नहीं ले सकते हैं, जो कि पुलिस वाला करता है कभी कभी। जब तक उसका आप उसको कंसल्ट करके उसका कोई लीगल एडवाइजर, बोलते हैं ना कि अगर आप अरेस्ट भी करते हैं तो बोलते हैं कि आपको लीगली आपको है कि भाई आप अपना वकील कर सकते हैं और अपनी बात को आप रह सकते हैं, बस ये अरेस्ट। लेकिन उसको कस्टडी में लेने के बारे में नहीं बात किया जा सकता है। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी इज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, कस्टडी में लेना चाह रहे हैं, उसको पहले जो नियरेस्ट उसके आसपास में जो भी मजिस्ट्रेट होंगे वहां पर विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस टू अरेस्ट टू द कोर्ट of the magistrate, such person cannot be detained in custody beyond that period without the authority of magistrate। देख रहे हो, इसलिए मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, जो आपका आसपास का जो मजिस्ट्रेट रहेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, उनको एक तरीके से आपको इन्फॉर्म करना होगा, तभी आप उस पर्टिकुलर पर्सन को। इसीलिए पुलिस जो होता है वो पहले मजिस्ट्रेट का परमिशन लेता है या फिर उसको ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। अब मजिस्ट्रेट अगर बोला कि हाँ भाई आप इसको कस्टडी में ले सकते हैं, फिर आप लीगल ट्रायल आगे बढ़ा सकते हैं। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देयर आर सम एक्सेप्शन अगेंस्ट दिस सेफगार्ड, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसको देखकर चलना है भाई। सबसे पहले, इट इज नॉट अवेलेबल टू द एनिमी अलाइन। याद रखना, कोई भी एनिमी अलाइन है, कोई भी एनिमी वगैरह बंदा है, ठीक है, वो चीज़ वो अगर एक तरीके से पकड़ा गया है, ठीक है, मान लो कि कोई बॉम्बिंग किया है, मतलब या फिर 9/11 का उसको पकड़ा है, कस्टडी में लिया था, जरूरी नहीं क्योंकि उसके पास अरेस्ट वारंट पहले से है, ठीक है। याद रखना, डिटेंशन ऑफ पर्सन, उसको डिटेन किया जा सकता है ऑफ अ पर्सन विदाउट अ ट्रायल, बिना ट्रायल के उसको डिटेंशन किया जा सकता है। द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ। देखो 3 मंथ तक द प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है भाई, प्रिवेंटिव डिसीजन दिया जा सकता है, ठीक है, अनलेस देयर इज अ सफिशिएंट कॉज ऑफ एक्सटेंशन। अनलेस के बाद देयर इज sufficient cause of extension, ठीक है। जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन है ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ, 3 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकता अगर उसके पास कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है।
तो बस यहाँ पर ये रखना कि ये कस्टडी और स्टडी से रिलेटेड है, तो चीज़ें थोड़ा सा आपको आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट करता है आपको अरेस्ट करने पर, डिटेन करने पर, कि आपको ऐसे पुलिस उठा के नहीं ले जा सकती है, ठीक है। तो आपको आर्टिकल 22 ये अधिकार देता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे आर्टिकल 21 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आर्टिकल 21 ए भी इंपॉर्टेंट था, जो कि आप समझ के चल सकते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये क्या है भाई? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 या 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या बोला गया? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। आर्टिकल कौन से में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? आर्टिकल 23 और 24। अब यहाँ पर आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ऑफ अ ट्रैफिक इन अ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। अगर इंसानों को बेचा जा रहा है या फिर लेबर गिरी कराया जा रहा है, अगर आप कोई काम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, इट प्रोहिबिट्स द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स बेगर फोर्स्ड लेबर। जैसे कि बहुत सारे भिखारी रहते हैं, उनको जबरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है, आग फोड़ दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, एंड द अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, जो भी कुछ है वो एक तरीके से रोकता है कि अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाएगा तो आर्टिकल 23 के तहत उसको सजा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग बहुत देखते हैं कि हमारी वैसे भी देश में जो है आप बहुत सारी फिल्में ऐसी आ गई हैं कि जिसमें आपको देखने को मिलेगा जबरदस्ती उनके राइट्स का एक तरीके से राइट्स को दबाया जा रहा है, ठीक है। उनको अच्छे से जीने का अधिकार है भाई, और प्रोहिबिट करता है कि आप फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते हो, आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हो, किसी से एक तरीके से आप ह्यूमन की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, इंसानों को इधर से उधर रख के बेच रहे हो भाई। होता है ना बहुत सारे केस में, लड़कियों को यहाँ से, छोटी छोटी लड़कियों को उठा के या बाहर विदेश में, या फिर यहाँ से ह्यूमन का जो इंसान होते हैं, जो मेल भी होते हैं, उनको भी उठा के वहाँ किडनी वगैरह ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। तो एक तरीके से ये क्या है? ये सब ह्यूमन बीइंग का एक ट्रैफिक है, ठीक है। तो याद रखना, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या बोला गया? आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिट करता है, ये रोकता है, ये मतलब बोलता है कि आप नहीं कर सकते हैं। क्या? आप जो बच्चा 14 साल से कम उम्र का है, वो अगर कहीं काम करता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, अगर आपके फैक्ट्री मान लो कि 14 साल से कम बच्चा, 12 साल का बच्चा आप काम करवा रहे हो उससे, तो आप ये काम नहीं कर सकते, आपके खिलाफ केस हो सकता है अगर कोई भी एक प्रॉपर एक जो है उसने कंप्लेन करा है। तो यस, इन एनी फैक्ट्री, माइंस और द अदर हैजार्डस एक्टिविटीज लाइक अ कंस्ट्रक्शन वर्क्स और रेलवे, कहीं पर भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो काम नहीं कर सकते हैं, मतलब, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट। याद रखना, यहाँ पर क्या बोला? आर्टिकल 24 ये भी बहुत बोलता है कि जो अगर इनोसेंट है बट इट इज नॉट हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, और इनोसेंट, हाँ, इनोसेंट वर्क होगा कि अगर मान लो कोई इनोसेंट वर्क कर रहा है, मान लो कि अरे कंप्यूटर में बहुत तेज है, तो उसको आईटी कंपनी ने 12 साल में हायर कर रखा है और वो मजे से कंप्यूटर चला रहा है। कंप्यूटर चला रहा है मतलब जो गेम बनाने का शौक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे तरीके से, एडिटिंग का शौक है, तो बड़ा अच्छा एडिटिंग कर रहा है वो, जो 12 साल की उम्र में, तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ये। लेकिन आपको हजार्डस एक्टिविटी नहीं करवा सकते हैं। द चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखना, द चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इन दिस डायरेक्शन, इज द मोस्ट, देखो यहाँ पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, याद रखना। अगर देखा जाए तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, कि किस चीज को प्रोहिबिट करता है, किस चीज को रेगुलेट करता है, एक्ट 1986, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके डायरेक्शन में? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो आर्टिकल 23 और 24 को लेकर, ठीक है। 24 में ज्यादा आर्टिकल्स को लेकर, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या बोला गया? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, एक मिनट।
क्या बोला, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक है, याद रखना। अब आपको धर्म चुनने का अधिकार है, कोई हिंदू है वो मुस्लिम में चेंज होना चाहता है, चेंज हो सकता है, फोर्स नहीं कर सकते। जैसे बहुत बार होता है ना कि हमारे देश में सुना जाता है कि भाई फोर्स किया गया, जबरदस्ती किया गया किसी के पास कि वो एक तरीके से धर्मांतरण करे, ठीक है। बहुत सारे, जैसे कि हमने देखा था कि जैसे ब्रिटिश क्या कर रहा था भाई, हमारे देश में क्रिश्चियनिटी को फोर्स कर रहा था शुरुआत में, अभी तो खैर नहीं है, अब तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश में क्रिश्चियनिटी भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसीस भी रहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो वो हमें इस राइट में, क्योंकि उसके पहले हमारे पास कोई कानून नहीं था, अब ना तो कोई संविधान था, अब हमारे देश में संविधान आ गया, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या बोला गया यहाँ पर, देखो थोड़ा सा अगर सही से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ पर बोला गया भाई, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। अब आर्टिकल 25 क्या बोलता है वो देखो, आर्टिकल 25 क्या बोलता है, द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, कोई भी धर्म से आप चल सकते हो, और कोई भी धर्म को आप एक तरीके से अपना मान सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मतलब कन्फेस करना है, फ्रीली प्रोफेस कर सकते हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। इट सेज दैट ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन, सब लोगों को अधिकार है कि वो इक्वली फ्रीडम का महसूस कर पाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसीज हो, सबको इक्वल, या क्रिश्चियन हो, सबको इक्वल अधिकार दिया गया है अपने रिलीजन को जीने का, अपने रिलीजन को मानने का, ठीक है, याद रखना। द स्टेट इज एम्पावर्ड, और स्टेट को ये एम्पावर किया गया है बाय द लॉ टू रेगुलेट, रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच में बी एसोसिएटेड विद अ रिलीजियस प्रैक्टिस, और स्टेट को ये पावर दिया गया कि वो रेगुलेट कर सकता है या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, मतलब सरकार, मतलब राज्य सरकार के पास ये पावर है, ठीक है, कि एक तरीके से वो क्या कर सकता है, स्टेट या फिर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, अगर कोई ऐसा मामला आ गया, इकोनॉमिक मामला, जो पैसे वैसे से रिलेटेड है, मंदिर का पैसा या फिर मस्जिद का पैसा, या फिर हम लोग बोलते हैं ना कि चर्च का पैसा, वो सब सारे फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, या फिर कोई भी पॉलिटिकल मामला हो अदर देन द सेक्युलर एक्टिविटी विच कैन बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस, उसको एक तरीके से अपने आप के हिसाब से वो एम्पावर कर सकता है और रेगुलेट कर सकता है, दोनों रेगुलेट भी कर सकता है भाई और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। तो याद रखना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल किस में बोला गया है, 25 से 28 तक, तो बस ये याद रखना काफी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में बोला गया है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आर्टिकल 26 क्या बोलता है, ठीक है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 क्या बोलता है वो देखो, आर्टिकल 25 तो समझ में आ गया, आर्टिकल 26 क्या बोलता है, कौन सा, राइट, क्या बोला यहाँ पर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, यहाँ पर देखो, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और इट्स सेक्शन शैल हैव अ फॉलोइंग राइट्स, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, क्या बोला गया, सब धर्म को, अपने अपने धर्म गुरु जितने भी है, सब अलग अलग धर्म के, उनको एस्टैब्लिश करना, मतलब राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन, कोई भी वो इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं रिलीजियस के बेसिस पर, चैरिटेबल पर्पस के लिए भी बना सकते हैं, और एक तरीके से जिसमें एक तरीके से लोगों की भलाई हो, उसके धर्म की भलाई हो, वो काम एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, और अपने हिसाब से वो मैनेज कर सकते हैं अगर रिलीजन के बारे में बात आए, ठीक है। राइट टू एक्वायर एंड ओन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, और अधिकार है कि वो एक्वायर कर सकते हैं, किसको, जमीन को, या फिर कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जो मूव कर सकता है या नहीं मूव कर सकता है, जैसे जमीन हो गया, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड हो गया, ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा।
तो उनको एक तरीके से अधिकार दिया गया, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस बाय द लॉ। लेकिन जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो एक तरीके से लॉ के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती छीन ले रहे हैं किसी से। कोई अगर जमीन आपको अपने मनमर्जी से दे रहा है तब तो ठीक है, लेकिन भाई कभी कभी यही होता है कि रिलीजियस एक्टिविटी में आप बहला के फुसला कर अब उससे ज़मीन ले लेते हो। अब आप एक तरीके से वहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर रहे हो और रिलीजियस एक्टिविटी के ताक में वहाँ पर एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कोई भी काम अगर सही मायने में लेकर, तो वो एक तरीके से गलत बात है कि नहीं। तो यहाँ पर यही बात बोला गया किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर को, मतलब जो भी रिलीजियस एक्टिविटी है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो आर्टिकल नंबर 26 में बोला गया है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट आगे अगर देखा जाए 27 में क्या बोला गया, 27 में ये बोला गया फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, कि कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा इसमें, ठीक। और प्रमोशन जैसे कि अगर पहले जमाने में देखा जाए या फिर 1971 के आसपास तक जो है वो राजा महाराजा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, याद रखना प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको ये अधिकार था कि वो एक तरीके से सरकार उसको कुछ ना कुछ पैसा दे, ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा दे और हमेशा के लिए जब तक, ताकि वो हमारे साथ मिला रहे। और ये प्रावधान हुआ था जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था, जब बहुत सारे स्टेट्स को साथ में मिलाया गया था, तब एक तरीके से प्रावधान दिया गया था कि प्रिंसली स्टेट को कि भाई सरकार उसको कुछ ना कुछ वेतन भत्ता देगी, ठीक है, वेतन भत्ता जिसको हम प्राइवी भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइवी वर्ड मैं भूल रहा हूँ एक वर्ड, लेकिन याद रखना कि एक वेतन भत्ता के रूप में, एक पेंशन के रूप में सरकार देते रहेगी जब तक वो हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार ने उसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया राजशाही को और तुरंत रोड पर आ गए थे, ठीक है, जब अमेंडमेंट किया गया था, जब 1971 में इंदिरा गांधी जी जीत कर आई थी, ठीक है, इलेक्शन में। तो ये भी बात थी भाई। तो यहाँ पर वही बात बोला गया कि आर्टिकल 27 भी ये अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ फ्रॉम द टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, की रिलीजन का जो भी प्रमोशन किया जा रहा है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इट लेस डाउन नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन। कोई भी किसी भी अगर रिलीजियस कोई मान लो कि मंदिर है, मस्जिद है या फिर चर्च है, गुरुद्वारे हैं, ठीक है, अगर वहाँ उसको मेंटेन करने के लिए उसको प्रमोट किया जा रहा है तो उसमें कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 क्या बोलता है वो समझिए, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, क्या बोला गया, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, नो रिलीजन इंस्ट्रक्ट शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। याद रखना कि कोई भी फ्रीडम है कि अटेंड कर सके कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, लेकिन नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता है, ठीक है, होली मेंटेन जिसमें सारा जो है स्टेट का फंड लगा हो। हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड बाय द एंडोमेंट और ट्रस्ट। लेकिन बाद में ट्रस्ट वगैरह जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है जिसके तहत जो है उतना मान्य नहीं है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी आपको आसान देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक डिस्कस किया गया, ठीक है, इम्पोर्टेंट है जो कि समझना है। ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ना कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, एक चीज़ें निकल कर आए। और जैसे कि अगर अभी आपने देखा होगा तो आर्टिकल हमने 20 से डिस्कस करा, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगर देखा जाए तो आर्टिकल 29 से 30, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा हमारा आर्टिकल 29 से 30, ठीक है, आर्टिकल 29 से 30, 29 और 30 कल्चरल से रिलेटेड है, ठीक है, फटाफट इसको डिस्कस करेंगे कल हम लोग, ठीक है, 29 से 30। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कैसे लिया जाए। तो अगर पूरा देखा जाए तो हम लोग आर्टिकल तो चलो 1-2 क्लास में ख़त्म कर लेंगे, लेकिन इसका महत्व ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्या अधिकार है या किस किस तरीके से समाज में एक जो पर्टिकुलर पॉलिटिक्स हो रहा है, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल के वो चीज़ ना हो, और हमें एक तरीके से इक्वली सबको सारी चीज़ों के बारे में समझना चाहिए और इक्वली सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम लोग एक सोसाइटी में एक अच्छा सोसाइटी क्रिएट कर पाएँ। देखो इसके बाद जब
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाद शुरू होगा हमारा सारा पार्लियामेंट्री फंक्शन, की पार्लियामेंट कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग एक तरीके से मज़े से पढ़िए, मस्त से पढ़िए और सारे नोट्स को जरूर रिवाइज कीजिए। जो मैं लिखता हूँ थोड़ा सा बोर्ड पर, वो भी थोड़ा बहुत लिख के चलिए ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा आसान लगने लगे। और पॉलिटी के बाद हम लोग ज्योग्राफी अभी डिस्कस करेंगे। आप ज्योग्राफी का भी आप देख सकते हैं, एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो अगर आप पॉलिटी समझे रहेंगे तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, आप सोचो कि अभी जैसे कि मैंने बात करा केशवानंद भारती केस, है ना, केशवानंद भारती केस। अब केशवानंद जो भारती केस था वो कितना इम्पोर्टेंट केस था, सोचो। इसके लिए इंदिरा गांधी ने ना, सोचो 1966 में इलेक्शन हुआ था भाई। अब होना था 1972 में इलेक्शन होना था, लेकिन इलेक्शन कब हुआ, 1971 में ही इलेक्शन हुआ, 1971 में ही इलेक्शन हो गया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी परेशान हो गई थी भाई कि ये अंदर वाले लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। अंदर से मोरारजी देसाई भी कांग्रेस के जो थे वो इनके विपक्ष में रहते थे, ठीक है। उन्होंने INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ के नाम से एक पार्टी शुरू कर लिया था, ठीक है। तो ये भी है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। लेकिन 1971 में जब इलेक्शन जीत के आई वो, 1971 में बहुत सारा काम कर रहे थे, जैसे नेशनलाइजेशन करना था उनको बैंक का, जो राजाओं का प्रॉपर्टी छीनना था और लैंड रिफॉर्म करना था, जमीन सुधार करना था, जो केरला में हुआ भाई। केरला में एजुकेशन वगैरह भी सही तरीके से किया गया, बहुत सारी चीज़ें। तो 1971 में जो है इलेक्शन हुआ, बहुत बहुमत से जीत कर आई इंदिरा गांधी सरकार, मतलब इंदिरा गांधी जी बहुमत से। उसी में आपको पता होगा गरीबी हटाओ आंदोलन भी किया गया था। क्या, गरीबी हटाओ आंदोलन, गरीबी हटाओ आंदोलन, ठीक है, आंदोलन। और उसको बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट किया, यहाँ तक कि बहुत सारे राजा महाराजाओं ने भी एक तरीके से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो लोग भी जीत नहीं पाए। अब जैसे सैफ अली खान का जो पिताजी थे, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उनको 5% वोट मिला, वो हार गए थे। तो समझ सकते हो कितना बड़ा चेंजेस किया गया फंडामेंटल राइट्स को लेकर। लेकिन इस समय चीज बहुत बार बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स में छेड़छाड़ करने की बहुत सारी प्रयास की गई है, संविधान को बहुत गलत तरीके से छेड़ा गया, क्योंकि 1971 में जब जीत कर आई तो उन्होंने आर्टिकल 24th अमेंडमेंट लाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 25th लाया गया था, 26th लाया गया था और 29th लाया गया था, ठीक है। तो याद रखना ये सब सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए थे, संशोधन किए गए थे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, राइट टू फंडामेंटल राइट्स की, भाई फंडामेंटल राइट्स में हम चेंजेस कर सकते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी में चेंजेस कर सकते हैं कि कौन प्रॉपर्टी सरकार की होगी कौन नहीं होगी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के शक्ति को भी, सुप्रीम कोर्ट के पावर को भी कन्फाइंड किया गया कि आप इतने से ज़्यादा आप हर चीज़ में नहीं घुस सकते हैं। इस पर भी बाद में बवाल हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बाद में केशवानंद भारती केस जो थोड़ा सा एक तरीके से जीत जाते हैं, और 7:6 के रेशियो से 13 जजेस का बेंच था भाई। तो आप देख सकते हो कि कितना हमारे, तो इसीलिए हमारे ये राइट्स हैं वो समझना जरूरी है, तभी हम चीज़ों को शांति तरीके से देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके।